हेलो गाइस, वेलकम टू सातत्य एकेडमी चैनल और मैं हूं केवल दर्जी विद सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 17 इन द सीएम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। और आज हम देखने वाले हैं जो आपका जीएसटी फास्ट ट्रैक बैच अभी चल रहा है, तो उसमें हमने लेक्चर देख लिया है जो था टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। और आज हम दूसरा लेक्चर जो हम देखने वाले हैं वो है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पूरा जो आपका सिलेबस है वो हम आज कवर करवाने वाले हैं। आपका जो प्रोविजन है वो हम अब कवर करवा दे वाले हैं। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं क्या, तो जीएसटी फास्ट ट्रैक जो है आपका, तो उसका आज दूसरा लेक्चर है प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, जिन लोगों ने भी जो फर्स्ट लेक्चर है तो वो नहीं देखा है तो उन लोगों के लिए मैंने आई बटन पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पे मैंने पिन कर दिया है, तो वहां से आप डायरेक्टली आप पहले टाइम ऑफ सप्लाई देख लीजिए, देन आप सेकंड लेक्चर प्लेस ऑफ सप्लाई में भी आप देख सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो लेक्चर है वो किन लोगों के लिए है, तो मैं बता दूं फिर से कि ये CA और CS के स्टूडेंट्स के लिए है, और इंटर के स्टूडेंट्स जो है सभी में, तो उनके लिए फाइनल के स्टूडेंट्स का जो सिलेबस मैच होता है तो वो भी देख सकता है, अदरवाइज नहीं होता मैच तो इंटर वाले स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हो जिनकी एग्जाम दिसंबर 24 और जनवरी 25 में है, उन सभी के लिए। और ऑनवर्ड्स यानी कुछ चेंज ना हो तो फिर आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप अपने मेरे कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन करना, तो आप उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो पहले हम स्टार्ट कर देते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो सेक्शन 10-11 गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई, और सेक्शन 12 और 13 बात कर रहे हैं सर्विस के बारे में, जिसका सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। और गुड्स के बारे में कौन सा सेक्शन बात कर रहे हैं, 10 और 11। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, सर आपने तो जो टाइम ऑफ सप्लाई चलाया था, यानी टाइम ऑफ सप्लाई आपने जब करवाया था तब तो सर आपने बोला था कि उसमें सेक्शन 12 होता है, तो सर यहाँ पर भी सेक्शन 12 होगा, तो ये क्लैश नहीं होगा। तो पहली बात शांति से सुनो बच्चों, ये जो सेक्शन है प्लेस ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन जो है सेक्शन 10 से लेके 13 तक ये IGST एक्ट में कवर है। ओके, कहां पे कवर्ड है? IGST एक्ट में। और वो जो था TOS वो कहां पर कवर था? CGST एक्ट में कवर था। ओके, यानी अभी पहले आप शांति से सुन लीजिए कि आपका जो IGST एक्ट में जो कवर था वो कौन सा था सेक्शन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन कवर है। और TOS जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है तो उसमें आपका कौन सा सेक्शन यानी कौन से एक्ट में कवर था, तो CGST एक्ट में कवर था। तो एक्ट दोनों का डिफरेंस है, सो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। ओके, सो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ओके, तो अभी हम चलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की ओर कि प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्यों बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों हमकी जरूरत ही क्यों आन पड़ी, प्लेस ऑफ सप्लाई करने की जरूरत ही क्यों है हमको, तो वो देखते हैं। ओके, पहले थोड़ा बेसिक वो देख लेते हैं, बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, क्लियर? तो हम देखते हैं कि आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो ये क्यों आया, क्यों लाने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को प्लेस ऑफ सप्लाई, तो मैं वो बता दूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ ये जानने के लिए लाया गया कि जो भी है गुड्स और सर्विस वो इंट्रास्टेट है या फिर इंटरस्टेट है। यानी इंट्रास्टेट यानी सेम स्टेट में है, जो भी सप्लाई हुआ है वो सेम स्टेट में है या फिर डिफरेंट स्टेट में है सप्लाई। ओके, तो ये जानने के लिए हमको प्लेस ऑफ सप्लाई की जरूरत पड़ी। अभी इंटरस्टेट में होता तो क्या होता, जो इंटरस्टेट में होता उसको सेम स्टेट में होता तो आपको CGST और SGST या तो फिर UTGST आपका लगता, बट जब इंटरस्टेट लगता है तब आपका IGST लगता है। ये तो सबको पता होगा। ओके,
जब इंटरस्टेट होता है तो आपका क्या लगता है, IGST लगता है। तो ये चीज जानने के लिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई की नॉलेज होनी बहुत जरूरत है कि आपका जो गुड्स और सर्विस का सप्लाई इंटरस्टेट हुआ है या फिर इंटरस्टेट हुआ है, उस हिसाब से आप अपना इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो उसके पहले आपको तो पता होना चाहिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई है कौन सा। ओके, तो इसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर। ओके, इस बेसिस से आपको पता चलेगा कि आपको CGST SGST बनाना है बिल या तो फिर IGST का बिल बनाना है। ओके, क्लियर। तो और दूसरी बात, अभी प्लेस ऑफ सप्लाई चल रहा है तो थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ कि CGST जो होता है वो सेंट्रल को जाता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एस है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और IGST जो होता है वो डायरेक्ट पहले जाता है आपका सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद जो भी प्रोपोर्शनेट होता है, ओके, प्रोपोर्शनेट में जो भी होता है तो वो उस गवर्नमेंट को जाता है, उस स्टेट के गवर्नमेंट को जाता है जिस स्टेट के गवर्नमेंट में, यानी जिस स्टेट में आपका क्या हुआ है, गुड्स और सर्विस का सप्लाई हुआ है। ओके, जिस स्टेट में सप्लाई हुआ उसको आपको प्रोपोर्शन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को दे देगी। क्लियर। चलो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको क्लियर हो चुका है कि हमने प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों करवाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो ये आपको क्लियर हो चुका है। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहां पे मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल की टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ ये नोट्स भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात कि इस जो नोट्स है, तो यहाँ पे मैंने पहले आपका ये मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने नोट्स आपको कवर करवाए, ये देखो, ये पूरा मैंने नोट्स आपको, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, तो ये मैं कवर करूंगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना खुद से रिवीजन कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। ओके, लास्ट मोमेंट पे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, फिर यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपने मैंने बेसिक पूरा कवर करवा दिया है। ओके, डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा मेरा नोट्स नहीं पढ़ना, तो ये आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं। ओके, 11 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, खुद से करना है, बाय सेल्फ। ये खुद से आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। ओके, मैं ये जो 11 क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवाने वाला, आप खुद से बाय सेल्फ आपको करना है। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये जो पूरा नोट्स है, तो ये तो आपको रीडिंग के लिए मैंने दिया है कि आप एक बार इतने सारे नोट्स नहीं पढ़ने, तो आप डायरेक्टली यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं और डायरेक्टली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड कर सकते हैं। तो आ जाओ हमारे नोट्स में, हम चलते हैं एग्जांपल के साथ, हम पूरा कवर करवा देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए इसमें हम बहुत टाइम नहीं देने वाले। सो ये लेक्चर करीबन 2.5 घंटे का होगा, उससे करीबन थोड़ा बहुत 20-25 मिनट थोड़ा ज्यादा हो, अदरवाइज उतना लंबा वीडियो ये नहीं बनने वाला, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए ही रखे कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सके। एक बार इसको रिवाइज करके फिर से प्रैक्टिस करना और सब भी देख लेना क्वेश्चन, और कुछ भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आए तो वो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। चलो तो शुरू करते हैं अपना जो लेट्स स्टार्ट अवर द प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 से, जो होता है आपका गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी गुड्स के केसेस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में हम देखते हैं। तो सेक्शन 10 किसके बारे में बात कर रहा है, तो पहले स्टार्टिंग से हम वही देखेंगे। तो मैं यहाँ पे रेड पॉइंट आउट ले लेता हूँ, रेड मार्कर, यानी आपको पूरा समझ में आ जाए। प्लेस ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 10 की बात हम कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई यानी इंडिया में जो सप्लाई हो रहा है उसकी बात कर रहा है, जिसमें अदर देन द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाएगी। अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो सेक्शन 11 है वहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे, बट सेक्शन 10 जो है वहां पर हम किसकी बात करेंगे, अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पर हम आपको केस देखने को मिलेगा, और उस केस के सामने आपको देखने को मिलेगा कि उस केस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है। ओके, तो इस बेसिस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम मोमेंट पे ऐसा आएगा कि जब हमारा ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट केस के बेसिस पे। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जहां पे आपका सप्लाई का मूवमेंट, यानी आपका गुड्स का जब आप सप्लाई कर रहे हो तब आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई तब किया जाएगा जब आपका गुड्स उस स्टेट में या फिर उस स्टेट के अंदर स्टेट के अंदर कोई भी स्टेट यानी होता है डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे जाता है। तो जहां पर भी इन शॉर्ट मैं बता दूं, तो जहां पर भी आपका गुड्स टर्मिनेट होता है, यानी टर्मिनेट यानी आपका गुड्स जहां पर पहुंचता है, जहां पर आपको मोकलना है उस स्टेट में, तो वहां पर जहां पर गुड्स आपका पहुंचेगा उस स्टेट को, उस लोकेशन को आप क्या कह देंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई।
ओके तो मूवमेंट के केस में आपने देखा लोकेशन वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स यानी जहां पर आपका एंड हो रहा है, आपका क्या हो एंड हो रहा है, तो गुड्स जहां पर आप पहुंचाना चाहते हो वहां पहुंच गया है, तो वहां पर एंड हो रहा है, उस मूवमेंट का एंड हो रहा है, तो उस लोकेशन पे जो है वो उसको प्लेस ऑफ सप्लाई ले लीजिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं केवल हूँ गुजरात से। ओके अभी मैंने एक गुड सेंड किया एक वेदांत नामक पर्सन को। ओके वेदांत एक पर्सन है, उसको मैंने गुड सेंड किया है, कहां पर है वो है मुंबई में। ओके तो मूवमेंट टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, मुंबई में। क्लियर, जो मुझे भेजना है गुड्स वो मुंबई में जा रहा है, जो मुंबई में कहीं पर भी जा रहा होगा तो वहां पर उनके पास वेदांत के पास जा रहा है माल। ओके जो भी गुड्स है, तो अभी क्या होगा, जो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या होगा, मुंबई। क्यों, क्योंकि मेरा जो टर्मिनेट कहां पर हो रहा था, तो मुंबई में हो रहा है, तो मेरा जो टर्मिनेट पॉइंट है, टर्मिनेट लोकेशन है वो मेरा मुंबई है, तो इसलिए मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा। और लोकेशन ऑफ द सप्लायर कौन सा है, गुजरात है। मेरा जो सप्लायर का लोकेशन कौन सा है, गुजरात है। ओके तो अभी दूसरी चीज यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इंटरस्टेट या इंटरस्टेट है, तो इंटरस्टेट है। ओके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, यानी जब भी मैं बिल बनाऊंगा, यानी केवल जब भी बिल बनाएगा तब उसके इनवॉइस में आपको क्या दिखेगा, IGST दिखेगा। ओके क्लियर, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। केस 2 बिल टू शिप टू मॉडल, बहुत अच्छा है, बहुत मोस्ट टाइम की है, क्योंकि ये कहीं भी यानी इंस्टीट्यूट का बहुत मोस्ट फेवरेट है बिल टू शिप टू मॉडल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिल टू शिप टू मॉडल में बहुत सारे कंफ्यूजन रहती है। तो मैं पहले जो बिल टू शिप टू मॉडल होता है तो उसको मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। तो ये एग्जांपल को बाद में हम POS की बात करेंगे, तो पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में भी हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि जो बिल टू शिप टू मॉडल है वो वर्क कैसे करता है। ओके अभी देखो इसमें क्या है, एक शुभम पर्सन है। ओके एक शुभम है, उसने क्या किया है, एक रिसिपिएंट है शुभम, उसने ऑर्डर किया है वेदांत को, जो अभी हमने अभी एग्जांपल लिया उसी के केस में हम ले लेंगे, सिर्फ एक पर्सन ऐड हो रहा है शुभम। ओके अभी ये जो आप अपना जो एग्जांपल खुद से बना सकते हो, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड फैमिली का नाम रख के आप अपना एग्जांपल बना सकते हो, तो आप इजीली उस चीज को आप जल्दी से कैचअप कर पाओगे। सो ये चीज आपको बहुत अच्छी रहेगी। सो शुभम एक पर्सन है, तो उसने क्या किया, वेदांत को ऑर्डर दिया कि भाई मुझे इतना इतना ऑर्डर चाहिए। कितना ऑर्डर दिया कि भाई मुझे 1000 रॉ मटेरियल का ऑर्डर मुझे लिखवाना है, तो उसने वेदांत को दिया। ओके अभी वेदांत ने क्या किया, वेदांत ने केवल को बोला कि मुझे एक ऑर्डर लिखवाना है, यानी कि वेदांत ने केवल को ऑर्डर दिया, ऑर्डर किया कि भाई आपको मुझे 1000 kg रॉ मटेरियल चाहिए, और जो भी डिलीवरी जो है वो डायरेक्ट आप जो मेरे कस्टमर यानी वेदांत का जो कस्टमर है शुभम वहां पर करनी है। क्लियर, तो मैंने क्या किया, ओके चलो मैंने बोल दिया ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो भी गुड्स था वो मैंने शुभम के, जो नोएडा में रहता है, मैं रहता हूँ मुंबई में, और जो वेदांत रहता है वो पुणे में रहता है। ओके तो मैंने क्या किया, मुंबई से मैंने डायरेक्ट नोएडा में जो भी रॉ मटेरियल उनको चाहिए था वो मैंने दे दिया। कहाँ पे भेजा, मैंने नोएडा भेजा। यानी बिल टू शिप टू, यानी बिल मैंने किसी और को दिया, शिप मैंने किसी और को किया। यानी केवल ने क्या किया, यहाँ पे बिल किया किसको, देखो बिल किया बिल टू वेदांत, बट शिप टू किसको किया, शिप टू किसको किया, शुभम को किया। क्लियर, तो इस चीज को बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, यानी बिल किसी और को दो और शिप किसी और को करना है। शिप यानी आपको डिलीवर किसी और को करना है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। तो ये क्लियर आपको हो गया होगा। ओके तो अभी हम देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में कि क्या होता है। तो लोकेशन जो होता है थर्ड पर्सन का, ऑन वुज डायरेक्शन गुड्स आर डिलीवर्ड टू रिसिपिएंट। ओके यानी डायरेक्शन किसने दिया है आपको, जो आपको ऑर्डर दिया है, जिसने आपका रेसिपिएंट कौन सा है, तो वेदांत ने अब मुझे डायरेक्शन दिया कि भाई आप शुभम के वहां आपको डिलीवर कर देना। तो जो भी शुभम है उसका जो लोकेशन है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, POS प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट इसमें भी दो चीजें हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बेहद पे पूछा है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, एक केवल और वेदांत का और एक वेदांत और शुभम का बना है। ओके अभी कॉन्ट्रैक्ट किसका पूछ रहा है, तो उसके बेसिस पे भी हम आंसर को देखना पड़ेगा, उसको फाइंड करना पड़ेगा और देन उसका आंसर करना पड़ेगा। तो केवल और वेदांत का इफ कॉन्ट्रैक्ट होता तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो थर्ड पार्टी हो जाता। ओके थर्ड पार्टी कौन था, तो लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी कौन था, नोएडा। ओके तो वो हो जाता लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी। और वेदांत और शुभम का कॉन्ट्रैक्ट होता तो लोकेशन वेयर एवर POS क्या हो जाता है, लोकेशन वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स, यानी नोएडा। तो यहाँ पे आ जाता आपका नोएडा। ओके यानी इन दोनों के केस में क्या हो जाता, नोएडा हो जाता। बट इन दोनों के केस में कौन सा हो जाता, तो जो भी है पुणे, क्योंकि हम तो माल किसको दे रहे हैं, वेदांत को। ऐसा ही है ना हमारे दोनों केस में, तो वेदांत का हो जाता। यानी हमारा जो GST और वो लगता है तो यहाँ पे पुणे में लगता है, तो पुणे में लगता है तो क्या लगता, CGST SGST। बट जो वेदांत और शुभम का है तो नोएडा में लगता है, तो नोएडा में क्या लगेगा, IGST।
यानी जब भी वेदांत माल इनवॉइस भेजेगा शुभम को, तब उसके इनवॉइस में IGST लिखा होगा। जो हम यानी मैं केवल जो वेदांत को इनवॉइस जब भेजूंगा तब मैं CGST SGST लिखूंगा। क्लियर क्लियर ओके। और सप्लाई लोकेशन मेरा मुंबई है और वहां पे लोकेशन पुणे था। क्लियर हो गया, पूरा क्लियर। चलो थर्ड केस क्या बोल रहा है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, अभी नॉन मूवमेंट की बात कर रहा है, यानी कुछ भी गुड्स में मूवमेंट नहीं है, वो लोग एक ऐसे गुड्स आप भेज रहे हो ओके जहां पे आपको मूवमेंट नहीं है। ओके, तो अभी मूवमेंट नहीं है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे बात कर रहा है कि डजंट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। बट उसका प्लेस ऑफ सप्लाई पहले देख लेते हैं। तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी जिस टाइम पे हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी किया था उस गुड्स को, तो उस गुड्स का जो लोकेशन था वो हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, तो अभी एग्जांपल की तरह ले लेते हैं कि ए जो है, ए है कोई पर्सन है, टेकन मशीन ऑन दी लीज, 4 सालों के लिए उन्होंने लीज पे लिया बी से, और बी रहता कहां पर है, दिल्ली में, और इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री, इन हिज फैक्ट्री यानी एक ही फैक्ट्री में। ओके, एक ही फैक्ट्री में हमने लगवाया है, जो बी से लीज पे लिया हुआ मशीन है 4 सालों के लिए, तो वो कहां पे लगा रहा है, नोएडा में लगा रहा है, नोएडा यूपी में। ओके, और दिल्ली से कहां जा रहा है, नोएडा जा रहा है। अभी देखते हैं एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इन्हें क्या किया, परचेस ही कर लिया सेम मशीन फ्रॉम बी, यानी जो मशीन उन्होंने 4 साल के लिए परचेस की थी उसी मशीन को क्या कर लिया पता है, अभी परचेस कर लिया, अभी लीज पे नहीं रखा, अभी डायरेक्ट परचेस कर लिया। ओके, तो अभी जो इसमें क्या हुआ, नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि 4 साल के बाद इफ मैं परचेस नहीं करता तो 4 बार के बाद मुझे फिर से रिटर्न करना पड़ता गुड्स। ओके, सो यहाँ पे मूवमेंट आता, बट अभी तो मूवमेंट की जरूरत नहीं, इंस्टॉल किया, अभी मेरे पास ही मैं रखने वाला हूँ, यहाँ पे ही रखने वाला हूँ, नो मूवमेंट। ओके, क्यों, क्योंकि अभी मैं यहाँ से कुछ कहीं भी डिलीवर नहीं करने वाला, कहीं मोकलने यानी किसी को मैं भेजने नहीं वाला, तो वो चीज है। तो यहाँ पर पीओएस क्या आंसर होगा, लोकेशन ऑफ द गुड्स नोएडा यूपी, और लोकेशन सप्लायर कौन सा है, दिल्ली। तो ये दोनों केस में डिफरेंट स्टेट है, तो आपका लगेगा IGST। ओके, अभी ये चीज आपको पता चल गई है, यानी इस केस में आपका क्या होगा, जहां पर भी आपका लोकेशन ऑफ द डिलीवरी है ओके, तो ये आपका पीओएस हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट, गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल्ड। अभी गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल के केस में हमारा पीओएस कौन सा होगा, तो सिंपल से मैं बात बोलूं कि जहां पर भी, जिस जगह पर भी, जिस लोकेशन पर भी आपका गुड्स या फिर आपका मशीनरी या कुछ भी आपका असेंबल हो रहा है या फिर इंस्टॉल हो रहा है, तो वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर द गुड्स असेंबल और इंस्टॉल। क्लियर, एग्जांपल तरीके, ए दिल्ली में रह रहा है ओके, अब वो एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं ओके, और बी नोएडा में है, तो मशीन हमने इंस्टॉल की है बाय द इंजीनियर्स इलेक्ट्रो फैक्ट्री ऑफ द बी, जो है पटना में। देखो अभी ए है दिल्ली में, समझो ध्यान से समझना, ए कहां पर है, दिल्ली में है, उसने मशीन लगवाया किसके ऑफिस में, बी की, बट लगवाया कहां पर है, इंस्टॉल कहां पर, बी ने लिया, बी ने तो लिया ए से लिया, नोएडा में रहता है बी, बट बी की ऑफिस यानी जो फैक्ट्री है वो है पटना में, ओके, पटना बिहार। तो अभी मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा, मैंने बोला कि लोकेशन वेयर गुड्स असेंबल और इंस्टॉल, जहां पर भी मेरा गुड्स असेंबल होगा उस लोकेशन को मुझे लेना है। तो मैं क्या दिल्ली नोएडा लूंगा, नहीं, मैं कहां लूंगा, जहां पर उसकी फैक्ट्री में लगा इंस्टॉल हुआ है। ओके, तो इंस्टॉल कहां हुआ है, पटना, तो मेरा पीओएस क्या आ जाएगा, पटना बिहार, लोकेशन क्या आ जाएगा, दिल्ली। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑन द बोर्ड अ कन्वेंस यानी जो ट्रेन और बस में हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, वेसल या शिप भी हो सकता है। तो उस केस में यानी हम बोर्ड करवाते हैं, यानी फिर मैं ट्रेन और बस से मैं गुड्स भेजता हूँ, या फिर एयरक्राफ्ट से गुड्स भेजता हूँ, या फिर वेसल और शिप से मैं गुड्स भेजता हूँ, तो उस केस में हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वो रहेगा लोकेशन फ्रॉम वेयर द गुड्स आर द टेकन ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, यानी जहां से मेरा गुड्स बोर्ड हुआ है। ओके, जहां से जिस लोकेशन से मेरा गुड्स जो बोर्ड हुआ है उस कन्वेंस, ओके, जिस भी कन्वेंस से, ओके, तो वो लोकेशन मेरा क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो एग्जांपल की तौर से ले लेते हैं हम, एक लखनऊ से अमृतसर एक गुड्स जा रहा है। ओके, अभी दिल्ली स्टेशन जो है वहां से एक डोमिनोज पिज्जा ऑनबोर्ड हुआ, क्या हुआ, डोमिनोज पिज्जा ऑनबोर्ड हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, लोकेशन वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन द बोर्ड, दैट इज दिल्ली। ओके,
यानी ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स जो है ऑन द बोर्ड अ कन्वेंस, यानी हम भी कुछ खाने की चीजें और लेते हैं तब उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना गया तो वो कौन सा माना जाएगा। यानी जो भी वेंडर है वो जहां से भी बोर्ड होता है, जो भी कन्वेंस से बोर्ड होता है, ओके, बट जो भी लोकेशन से बोर्ड होता है वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इन दिस केस दिल्ली स्टेशन से जो भी पर्सन बोर्ड हुआ डोमिनोज पिज्जा लिखे हुए, ओके, सो वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, दिल्ली माना जाएगा। क्लियर, चलो ओके। तो ये हमने पढ़ लिए हैं हमारे 5 केस जो थे हमारे सेक्शन 10 के रिगार्डिंग, ओके। सेक्शन 10 रिगार्डिंग यानी अदर देन द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग था। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन से 5 हमने केस पढ़े। तो फर्स्ट केस हमने पढ़ा कि जो मूवमेंट रहता है जिस गुड में, तो वो मूवमेंट का जहां पे गुड्स टर्मिनेट होता है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रह जाएगा। दूसरा बिल्ड टू शिप टू मॉडल है, तो वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। थर्ड पर्सन वाला प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे भी नॉन मूवमेंट रहता है, तो वो चीज आपको देखनी है कि जहां पर लोकेशन वो देखनी है जहां पर आपने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी किया था। फिर फोर्थ हमने देखा था कि असेंबल और इंस्टॉल्ड गुड्स और असेंबल इंस्टॉल, तो यानी जिस भी फैक्ट्री में जहां पर भी जिस लोकेशन पर भी आपने इंस्टॉल किया या फिर असेंबल किया है जो भी गुड्स का, तो वो आपका लोकेशन पीओएस माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ का सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑन द बोर्ड, यानी ऑफ द कन्वेंस, यानी ट्रेन, बस, एयरक्राफ्ट और वेसल शिप से आप कहीं से भी आप ट्रैवल करते हो और जहां पर आप बीच से कोई भी वेंडर चढ़ता है खरीदने बेचने के लिए, तो आप उससे कुछ भी खरीदते हैं तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या माना जाएगा। तो जब आपने जो भी गुड्स या वेंडर जहां पर से भी बोर्ड हुआ है जिस भी कन्वेंस में, ओके, सो वहां तक का यानी उस टाइम का यानी जिसमें भी बोर्ड हुआ उस लोकेशन को आपको क्या लेना है, प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 11 की जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, ओके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में यानी जो हम सेक्शन 10 पढ़ा वो मैंने बता दिया था कि जो गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट कौन से गुड्स के जो अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी बात करेंगे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो सेक्शन 11 में आपको बताया गया है। बट सेक्शन कौन सा, सेक्शन 11, बट एक्ट कौन सा, आईजीएसटी एक्ट के बारे में, आईजीएसटी एक्ट के अंदर तहत, ओके। अभी देखते हैं इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। जब हम इंपोर्ट करते हैं तब हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, ओके, यानी ऑलवेज आईजीएसटी आएगा। ऑब्वियसली चीज है, आपने कस्टम में क्या पढ़ा, आपने कस्टम जब कस्टम में भी पढ़ा होगा तब आपको पता ही होगा कि जब आप इंपोर्ट करते हो तब आपका ऑलवेज आईजीएसटी ही लगता है और वो कोई भी इंपोर्ट। और दूसरा पीओएस कौन सा माना जाएगा, जब आपका लोकेशन ऑफ इंपोर्ट रहेगा वही आपका पीओएस माना जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स में क्या होता है, तो जो भी पीओएस है, प्लेन प्लेस ऑफ सप्लाई, किसको मानेंगे, तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, यानी जो भी लोकेशन है आउटसाइड इंडिया का उसको हम क्या ले लेंगे, आपका पीओएस ले लेंगे। और यहाँ पर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, वो भी आपको पता ही होगा। ओके, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12 के तहत, यानी हमारा 2 सेक्शन खत्म हो चुका है, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन 11 बात करता है अदर देन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ओके, बट किसकी, तो गुड्स के बारे में। और सप्लाई 12 बात करता है गुड्स के बारे में, बट कौन सा, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। ओके, चलो सेक्शन 12 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 12 और 13 के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 12 और 13 जो भी सर्विस के बारे में बात करते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे, सो अभी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन 12 क्या बोल रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट बोथ इन इंडिया, यानी दोनों कहाँ पर है, इंडिया में है, कहाँ पर है, इंडिया में। और सेक्शन 13 क्या बात करेगा, सिंपल है, अदर देन इंडिया, यानी कोई एक यहाँ पर होगा, प्रोवाइडर यहाँ पे होगा, ओके, बट रिसिपिएंट शायद प्रोवाइडर बार का हो या फिर रिसिपिएंट बार का हो, वो हम देख लेंगे। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी मैं एसपी और एआर का ही यानी प्रोनाउंस करूंगा, यानी एसपी यानी क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर, और एसआर यानी सर्विस रिसिपिएंट। यानी इतना लंबा मैं यानी मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, यानी आपको जहां पर भी एसआर और एसपी लिखा मिले तो आपको ये दोनों चीज सबको समझना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं 12(2) के बारे में। चलो सेक्शन 12(2) जनरल रूल के बारे में, एप्लीकेबल इफ द सेक्शन 12(3) टू सेक्शन 12(4) नॉट एप्लीकेबल, यानी क्या बोल रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जो भी एप्लीकेबल इफ सेक्शन 12(2) टू सेक्शन 12 नॉट एप्लीकेबल, यानी ये जो सेक्शन 12(2) है ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब सेक्शन 12(3) और 12(4) सॉरी, जब सेक्शन 12(3) और सेक्शन 12(4) जब एप्लीकेबल नहीं होगा तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। जब हमने रेसिडुअल पढ़ा था, टाइम ऑफ सप्लाई में हमने रेसिडुअल केस वाला पढ़ा था, तो शायद आपको पता ही होगा, तो उसमें भी ऐसा ही था कि 12(3), 12(4), 12(5) ये तीनों सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे तभी ये सेक्शन होगा अप्लाई 12(6) रेसिडुअल केस। तो यहाँ पर भी सेम केस के बारे में बात कर रहा है, बट केस सेम है, यानी उसके जैसा है, बट सेम चीज नहीं है। तो क्या बोल रहा है,
जनरल रूल में बोल रहा है कि सर्विस रिसिपिएंट इज द रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। ओके, जो भी सर्विस रिसिपिएंट है, जो भी सर्विस ले रहा है, वो अंडर द जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, पहले वो चेक करना। तो इफ यस, जो सर्विस रिसिपिएंट के पास जीएसटी नंबर है या फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट का। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन जो है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इफ नहीं है, यानी सर्विस रिसिपिएंट के पास सर्विस रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ओके, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उस केस में क्या होगा? तो आपको एक चीज और देखनी है कि भाई सर्विस रिसिपिएंट एड्रेस अवेलेबल टू सर्विस प्रोवाइडर, या सर्विस प्रोवाइडर के पास एड्रेस अवेलेबल है सर्विस रिसिपिएंट का, वो चेक करना है। इफ उसमें भी आपको आंसर मिले यस, देन आपको वो लोकेशन, जो आपको लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर के पास दिया गया है, तो वो आपको ले लेना है। बट बोले नहीं मेरे पास नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर बोले मेरे पास लोकेशन नहीं है उनका, तो क्या करे? तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको क्या लेना है? सर्विस प्रोवाइडर का। तो सर्विस प्रोवाइडर का जो भी लोकेशन होगा वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के ले लेना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं 12.3। अभी हम बात करते हैं 12.3, सर्विस इन द रीलोकेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लॉजिंग, अकोमोडेशन, दैट इज होटल्स एक्सेट्रा। ओके, होटल्स और वो सब के बारे में बात कर रहा है कि उन सब की आप सर्विस लेते हो तो अब आप क्या प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। सर्विस इन रीलोकेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लॉजिंग, अकोमोडेशन। लॉजिंग अकोमोडेशन का एक एग्जांपल मैंने दिया है, होटल्स एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डेकोरेटिव, आर्किटेक्टिव और रियल एस्टेट एजेंट है, होटल, गेस्ट हाउस, लगेज और बूट हाउस। फिर एंसिलरी यानी सेकेंडरी सर्विस आर इन द रिलेशन टू अबव। ओके, बैंक्वेट हॉल रेंटेड फॉर द फंक्शन, डेकोरेशन। ओके, ये सब एंसिलरी सर्विस है। ओके, डेकोरेशन करना, डीजे और वो सब एंसिलरी सर्विस है। तो ये सर्विस रिलोकेशन, यानी जो ये आप बात की है सर्विस इन द रिलोकेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, लॉजिंग, अकोमोडेशन, तो इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ओके, सो अभी इनमें देख लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी और कुछ भी जो भी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लोकेटेड इन इंडिया है या फिर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, वो देखना है। इफ लोकेटेड इंडिया है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो लोकेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो ले लेंगे। अदरवाइज आउटसाइड इंडिया है तो देखेंगे कि सप्लाई प्रोवाइडर और सप्लाई रिसिपिएंट बोथ इन इंडिया से या नहीं है, या फिर आउटसाइड इंडिया से। इफ जो दोनों इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो सर्विस रिसिपिएंट है वो लोकेशन ले लेंगे। इफ दोनों आउटसाइड में है तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 13 क्यों बात कर रहे हैं? दोनों क्योंकि आउटसाइड में होंगे। सेक्शन तो 13 दोनों आउटसाइड में रहेंगे, बट सेक्शन 12 क्या बोल रहा है? दोनों इंडिया में, इसलिए। ओके, चलो अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल 1। मिस्टर एक्स रियल एस्टेट एजेंट है नोएडा यूपी में, जो सेल करते हैं लैंड टू सागर, दिल्ली में जो ले रहा है उसका। सिचुएटेड इन द निसार हरियाणा है, जो लैंड है वो सिचुएटेड कहाँ पर है? निसार के पास, जो रह रहा है हरियाणा में। बट सेल किसको की है? सागर को। ओके, तो हमने क्या बोला? लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है तो देखना है, तो दोनों इंडिया में है तो देख लो लोकेटेड इन इंडिया में। पीओएस है यस, तो पीओएस क्या आ जाएगा? लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? हरियाणा में है, तो पीओएस क्या आ जाएगा? आपका हरियाणा। ओके, तो पीओएस क्या आ जाएगा? आपका हरियाणा स्टेट आ जाएगा। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2। सागर ऑफ द दिल्ली बुक्ड आशियाना रिजॉर्ट नैनीताल यूके में है। ओके, क्या बोला? सागर ने जो दिल्ली में रहता है उसने बुक किया आशियाना हॉट रिजॉर्ट, ऐसा कुछ है नहीं बट ऐसा जस्ट एन एग्जांपल लिया है। सो जो नैनीताल यूके में है, फॉर द वेडिंग ऑफ हर महिला मित्र विद आयुष। ओके, किसके साथ? महिला मित्र के साथ, वो महिला मित्र विद आयुष जिसका हो रहा है, और महिला मित्र का नाम क्या है? नूर। ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या देखेंगे हम? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो आशियाना रिसोर्ट है वो कहाँ पर है, उसका जो लोकेशन है वो आपको देखना है। तो लोकेशन कहाँ पर? नैनीताल यूके। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पीओएस हो जाएगा। क्लियर? चलो थर्ड पॉइंट, इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड मोर देन वन स्टेट, जो भी प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड होता है इन द मोर देन वन स्टेट, यानी एक स्टेट से ज्यादातर स्टेट में वो प्रॉपर्टी मौजूद है, तो क्या करें? तो एग्जाम्पल तौर से सागर है जिसके पास 5 एकड़ लैंड है। कितनी है लैंड है? 5 एकड़ लैंड है। ओके, बट 3 एकड़ लैंड कहाँ पर है? गुड़गांव में है, और 2 एकड़ लैंड कहाँ पर? दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? ईच स्टेट। ओके, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई आपका गुड़गांव भी हो जाएगा और दिल्ली भी हो जाएगा, यानी जितनी जगह पर आपका यानी लैंड है तो उतनी जगह का लोकेशन आपके लिए क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक एग्जाम्पल तौर पे हम बात करेंगे कि आयुष है जिसकी वाइफ नूरा है,
अभी वो लोग हॉलीडे प्लान कर रहे हैं और हॉलीडे प्लान करने के लिए उन लोगों ने रॉडिजन होटल गोवा में है तो उसके बुक किया है 7 दिनों के लिए। ओके, और उसके 7 दिन के लिए कितना पे किया है उन लोगों ने? 7 लाख रुपए पे किए। बट वो लोग क्या कर रहे हैं, 3 दिन वो लोग जा रहे हैं गोवा, 3 लाख उसमें खर्चा, 2 दिन वो लोग जा रहे हैं केरला, 2 लाख का खर्चा। ओके, फिर 2 दिन जा रहे हैं वो लोग अंडमान निकोबार आइसलैंड, तो उसका 2 लाख का खर्चा। तो वैसे तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? तो ईच सच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट्स। ओके, जो भी है वो कौन से बेसिस पे लेना है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट्स। बट जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो कौन सा आ जाएगा आपका? ईच सच स्टेट, यानी पहले गोवा, केरला और अंडमान निकोबार जो भी है वो तीन स्टेट आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं 12.4 के लिए। रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल गेमिंग, फिटनेस, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये केस में ये सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो सिंपल सा है, जहां पर भी ये सभी सर्विसें प्रोवाइड की गई है, क्या प्रोवाइड की गई है, वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। या तो फिर परफॉर्म की गई, प्रोवाइड, या तो फिर परफॉर्म्ड। ओके, तो लोकेशन वेयर द सर्विस हैव बीन परफॉर्म्ड, जहां पर भी परफॉर्म हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ओके, चलो यानी एग्जांपल मैं दे देता हूं। चलो एग्जांपल की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं क्योंकि बहुत इजी चीज है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 12.5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ सर्विस। ओके, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, तो इसमें आपको क्या देखना है? सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी, इफ यस देन लोकेशन ऑफ द एसआर, इफ नो देन द लोकेशन वेयर द सर्विस परफॉर्म, यानी जो भी सर्विस परफॉर्म हुई है वो उसका लोकेशन आपको ले लेना है प्लेस ऑफ सप्लाई में, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में। क्लियर? चलो सेक्शन 12.6 के बारे में बात करते हैं। एडमिशन एंट्री टू इवेंट पार्क, इवेंट और पार्क। ओके, तो इसमें क्या होता है? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा कि लोकेशन वेयर द इवेंट हेल्ड, लोकेशन कौन सा? इवेंट जहां पर हेल्ड हुआ है वो, अदरवाइज, और लोकेशन वेयर पार्क इज सिचुएटेड। ओके, जहां पर भी आपका लोकेशन है, सिचुएटेड है, वो लोकेशन आपको ले लेना है। किसके लिए? तो POS के लिए। ओके, एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, सोनू निगम जो है वो म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहा है, कहाँ पर? लुधियाना, पंजाब में, और एंट्री की टिकट कितनी है? 5000 है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ जाए? जहाँ पर आपका सर्विस परफॉर्म हो रहा है वो, जहाँ पर भी आपका इवेंट हो रहा है वो। तो ओके, तो वो कहाँ पर है? तो ये आपका पंजाब लुधियाना में है, तो POS आपका लुधियाना हो जाएगा। क्लियर? चलो सेक्शन 12.7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ द इवेंट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन आप कोई इवेंट कर रहे हो या तो फिर उसको स्पॉन्सर कुछ इवेंट को कर रहे हो, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आपके लिए क्या बनेगा? तो वो भी अब देख लेते। इफ सपोज कीजिए सर्विस रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी में, इफ यस देन सर्विस रिसिपिएंट का जो लोकेशन आएगा वही हमको क्या ले लेना है? POS ले लेना है। इफ नो, इफ सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द जीएसटी एक्ट, ओके, देन इवेंट हेल्ड कहां पर हो रहा है? इवेंट इज हेल्ड इन इंडिया और नॉट। ओके, तो ये आपको चेक करना है। ओके, सो यस, इफ योर आंसर इज यस कि इवेंट हेल्ड इन इंडिया, देन POS क्या हो जाएगा? जो इवेंट लोकेशन है, यानी इंडिया में कहीं पर भी आपका जो इवेंट हो रहा है उसका लोकेशन आपका POS बन जाएगा। बट नहीं है, यानी आउटसाइड इंडिया में है, तो आपको देखना है कि सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है या फिर बाहर है। इफ इंडिया में है दोनों, और जो भी इवेंट हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया है, तो भी आपका POS क्या हो जाएगा? सर्विस रिसिपिएंट का जो लोकेशन है इंडिया में वो कोई भी हो तो वो आपको POS ले लेना है। बट इफ दोनों बाहर है, दोनों आउटसाइड है, तो आपको क्या करना है? सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट, एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, जो भी आउटसाइड इंडिया है, यानी दोनों आउटसाइड इंडिया है तो दोनों में से, या फिर कोई भी एक आउटसाइड इंडिया है तो एक है, तो उसका आपका लोकेशन और सेक्शन 12 नहीं यहाँ पर लगेगा बट सेक्शन 13 अप्लाई हो जाएगा। ओके, मैंने अभी पहले बार बात की थी कि सेक्शन 12 इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि ये सिर्फ इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है, और जो सेक्शन 13 है वो लगेगा क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया में बात कर रहा है, जो भी SR यानी SP, तो यहाँ पर सेक्शन 13 अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो सेक्शन 13 में जब आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। ये एक एग्जांपल है आपके लिए, देखते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसिपिएंट, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल एंड POS आपको फाइंड करना है। ये आपको क्या करना है? आंसर है आपका। क्लियर? ये आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? चलो अभी हम देखते हैं फर्स्ट। मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है इन यूपी में, सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, मिस्टर वाई भी रजिस्टर्ड है जो है MP में। ओके, सो और इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है? सूरत, गुजरात में। हमने क्या पढ़ा?
पहले देखना है सर्विस रिसिपिएंट अंडर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखना है, यस है या नो है। तो रिसिपिएंट इफ यस देन आपको तो एसआरई उठा के रख देना है, तब एसआरई उठा के रख देना है। एसआर जो है वो आपका आंसर बन जाएगा, यानी एमपी मध्य प्रदेश आंसर आ जाएगा। अभी दूसरा केस, मिस्टर एक्स जो है वो रजिस्ट्रेशन है यूपी में और मिस्टर वाई जो है वो अनरजिस्टर्ड है। अभी देखो दूसरा केस जो हमने बोला, पहले आपको तो देख लेना है कि सर्विस रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है तो डायरेक्ट उसका एड्रेस पीओएस में डाल दो। ओके, डायरेक्ट उसका जो लोकेशन है वही पीओएस में यानी प्लेस ऑफ सप्लाई में आ जाएगा। बट नहीं है तो वो चेक करो कि जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है या आउटसाइड इंडिया हो रहा है। तो ये देखो पटियाला पंजाब यानी इंडिया में हो रहा है, तो अभी क्या देखो तो यस, तो अभी जो भी पीओएस होगा वो क्या बन जाएगा, जो भी यहाँ पे इवेंट हो रहा है वो आपका बन जाएगा पीओएस। तो पंजाब हो गया, चलो डन। अभी मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, यूपी में है। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं, मिस्टर वाई अनरजिस्टर्ड है, एमपी में है। ओके, बट अभी जो इवेंट है वो आउटसाइड है, वो आउटसाइड है। तो देखना है क्या हमको कि कौन सा एसआर और एसपी दोनों में से कौन सा इंडिया में है। इफ दोनों में से कोई भी इंडिया में है, देखो यहाँ पे ये केस, ओके यस दोनों इंडिया में है, तो एसआर का लोकेशन नहीं है तो सेक्शन 13 अप्लाई कर दो। ओके, तो देखो यहाँ पर दोनों इंडिया में, यस दोनों इंडिया में। तो अभी क्या देखें तो एसआर जो है एसआर है सर्विस रिसिपिएंट, तो उसका क्या ले लेंगे हम, पीओएस ले लेंगे, यानी उसका जो लोकेशन है वो क्या बन जाएगा आपका पीओएस यानी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो मध्य प्रदेश आपका क्या आ जाएगा, जो सर्विस रिसिपिएंट है एमपी में, तो वो आपका पीओएस बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट वो बोल रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, यूपी में रह रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर वाई जो है अनरजिस्टर्ड है बट वो रह रहा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और न्यूयॉर्क में इवेंट हेड है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड फोर्थ यानी जो हमारा क्वेश्चन था कि अभी क्या था, सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पर सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इवेंट भी है और रिसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया है। तो ये आपका सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मोर देन वन स्टेट में होता है, तो क्या होता है, इवेंट जो हमने किया है वो ऑर्गेनाइज किया है मोर देन वन स्टेट, यानी एक स्टेट से ज्यादातर स्टेट में हमारा जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उस केस में हमारा पीओएस क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं पीओएस जो है हमारा ईच सच स्टेट हमको ले लेना है। पीओएस हमको क्या लेना है, ईच सच स्टेट, यानी जहां भी हमारा इवेंट हुआ है वो स्टेट हमको क्या ले लेना है, पीओएस तरीके ले लेना है। यानी देखो एग्जाम्पल, एक दर्शना लेडी है यानी गर्ल है, तो उसका अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, और उसकी ब्रदर की वेडिंग हो रही है, यानी उसका जो ब्रदर की वेडिंग है वो अलग अलग स्टेट में है, यानी उनकी मेहंदी जो हो रही, मेहंदी रस्म जो होती है वो जयपुर में है, हल्दी रस्म वो नैनीताल में है, रिंग सेरेमनी जो मुंबई में है और वेडिंग गोवा में है। ओके, सो ऑर्गेनाइज बाय द जो भी ऑर्गेनाइज नोरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया है, दिल्ली में है वो। ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर भी इवेंट हो रहा है, यानी ये जो सारी इवेंट हो रही है, ओके, उसका जो स्टेट है वो आपका ईच ऑफ स्टेट आ जाएगा, यानी राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो ये 4 आ जाएंगे आपका पीओएस। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12(8). 12(8) क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द कुरियर और मेल। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग कुरियर और मेल। तो यहाँ पे आपको देखना है सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है अंदर, तो यस तो एसआर का लोकेशन ले लो, यानी सर्विस रिसिपिएंट का ले लो। नो है तो देखो कि गुड्स डेस्टिनेशन इंडिया में है या नहीं है, तो इंडिया में है तो फिर क्या करेंगे, तो हमको ले लेना है लोकेशन वेयर द गुड्स आर द हैंड ओवर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी गुड्स हैंड ओवर कहाँ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन की जो भी हैंड ओवर किया है उसका लोकेशन। और नो नहीं है गुड्स डेस्टिनेशन इंडिया में, तो क्या करेंगे, जो भी डेस्टिनेशन है उसका, जो भी गुड्स का डेस्टिनेशन है वो उसका लोकेशन ले लेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। 1 दर्शना है, उसने कंसाइनर भेजा है, वो कंसाइनर है, सॉरी दर्शना कंसाइनर है, उसने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में केवल को जो कंसाइनी है उसको गुड्स भेजा है। ओके, अभी ये सर्विस रिसिपिएंट है दिल्ली में। ओके, ये दिल्ली में है। अभी क्या बोला है, फ्रेट भेजा है ट्रांसपोर्ट थ्रू लुधियाना के ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्रेट भेजा है, बराबर, मारुति जीटीए जो सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, और डिलीवर्ड गुड्स किसको किया है, केवल को। ओके, तो इस केस में, एक केस में सर्विस रिसिपिएंट दर्शना इज रजिस्टर्ड है, तो पीओएस क्या आ जाएगा, सर्विस रिसिपिएंट, तो यानी दिल्ली आ जाएगा, ये जो स्टेट है यानी जो खुद है सर्विस रिसिपिएंट। ओके, अभी
सर्विस रिसिपिएंट, यानी सर्विस रिसिपिएंट ये कैसे है दर्शना, तो ये जो ट्रांसपोर्टर है वो सर्विस प्रोवाइडर है और जो दर्शना है वो सर्विस रिसिपिएंट है, यानी वो सर्विस ले रही है किससे, तो ट्रांसपोर्टर से सर्विस ले रही है। ओके, जो ट्रांसपोर्टर कौन है, मारुति जीटी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मारुति जो नाम बहुत फेमस है, मारुति है, फिर बहुत सारी डीटीडीसी है, फिर ऐसे बहुत सारी एजेंसी है। ओके, तो वहां से उन्होंने सर्विस ली है किसको भेजने के, गुड ट्रांसपोर्ट टू केवल को भेजने के लिए। ओके, बट अभी सर्विस रिसिपिएंट जो दर्शना है वो अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो लोकेशन जो गुड्स आर हैंड ओवर द फॉर द ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट हमने कहां पे भेजा, ये देखो ट्रांसपोर्ट हमने कहां भेजा, लुधियाना, तो हमारा लुधियाना हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर को हमने जब यहाँ से हैंड ओवर किया वो लोकेशन हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, यानी लुधियाना। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल सेकेंड, केवल अनरजिस्टर्ड है। ओके, जो भी गिफ्ट कुरियर किया है टू दर्शना यूएसए में रह रही है। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो यूएसए, एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस नो जीएसटी एप्लीकेबल। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम डेस्टिनेशन ले लेंगे कि जहां पर भी डेस्टिनेशन हो रहा है, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स ऑफ डेस्टिनेशन, जो भी बोलो आप। ओके, तो वो ले लेंगे यानी यूएसए, बट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है और इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी इनवॉइस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। 12 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में इफ पैसेंजर जो भी सर्विस रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, यस तो सर्विस रिसिपिएंट का ले लो, नहीं है तो लोकेशन वेयर द पैसेंजर इम्बार्क फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी। ओके, जहां से पैसेंजर बैठता है, एम्बार्क यानी बैठता है। ओके, वो स्टेट या तो फिर वो लोकेशन आपको ले लेना है। एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी। एग्जांपल, वेदांत टिकट बुक फ्रॉम द मुंबई टू गोवा, वेदांत टिकट बुक कर रहा है फ्रॉम मुंबई टू गोवा की। ओके, अभी वेदांत जो है वो रजिस्टर्ड है, तब क्या होगा, उसका लोकेशन दिल्ली माना जाएगा, सर्विस रिसिपिएंट। ओके, सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली से उन्होंने रजिस्टर करवाया, तो दिल्ली जो है वो सर्विस रिसिपिएंट है, तो वो दिल्ली में रह रहा है वेदांत, तो दिल्ली, मुंबई टू गोवा तो उसने टिकट बुक करवाई है, ये तो टिकट है, बट वेदांत कहाँ पे रह रहा है, यानी वो स्टे कहाँ पे करता है, पहले से दिल्ली में करता है, तो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन कहाँ पे है, दिल्ली, तो वो दिल्ली ले लेंगे। बट वेदांत अनरजिस्टर्ड होता तब उसने मुंबई से बैठा गोवा जाने के लिए, तो मुंबई जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी जहां से उसने एम्बार्क किया, जहां से वो बैठा, वो क्या आ जाएगा, उसका कंटिन्यू जर्नी करने के लिए, तो वो मुंबई है, तो मुंबई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, अभी राइट टू पैसेज, एग्जाम्पल मेट्रो कार्ड और वो सब की बात हम करेंगे। अभी सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी है, यस, देन पीओएस क्या आ जाएगा, सर्विस रिसिपिएंट लोकेशन, तब हमारा क्या आ जाएगा, सर्विस रिसिपिएंट लोकेशन। इफ नहीं है रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी सर्विस रिसिपिएंट, तो सर्विस देखना पड़ेगा कि सर्विस रिसिपिएंट एड्रेस अवेलेबल है, इफ अवेलेबल है तो उसका लोकेशन ले सकते हैं, बट अवेलेबल नहीं है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका लोकेशन हम ले लेंगे। क्लियर, चलो सेक्शन 12(10) सर्विस सप्लाइड ऑन द बोर्ड कन्वेंस एयरक्राफ्ट वेसल ट्रेन और मोटरसाइकिल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। ओके, सो हम इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं डायरेक्ट, आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। एग्जांपल देखो, सिंगापुर है, वहां पे एक लेग 1, ओके, यानी सिंगापुर से दिल्ली एक प्लेन जा रहा है जो लेग 1 है, यानी एक पहला फ्लाइट है। ओके, फिर दिल्ली से जा रहा है दुबई जा रहा है, वो 2 हो गया, और दुबई से थर्ड जा रहा है यूएसए, लेग 3 हो गया। ओके, अभी देखो शुभम ने इम्बार्क किया कहां से, चेन्नई में, शुभम ने इम्बार्क कहां से किया, ओके, दिल्ली से इम्बार्क, यानी बैठा कहां से, दिल्ली में बैठा, बट वो रजिस्टर्ड कहां पे, चेन्नई में है। ओके, और मूवी ऑन द डिमांड सर्विस, डिमांड सर्विस मूवी लगा, मूवी ऑन द डिमांड सर्विस, तो दुबई से यूएसए में। तो देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की हम बात करें तो पीओएस रजिस्टर है। ओके, तो उसका एम्बार्क कब किया वो देखेंगे, ओके ना, सॉरी, उसका सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन देख लेंगे। इफ वो रजिस्टर नहीं होता तो हम डायरेक्ट एम्बार्क कहां से किया वो देख लेते। ओके, बट यहाँ पे रजिस्टर्ड ही है तो फिर हम देख लेंगे सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, तो दैट इज द चेन्नई, तो पीओएस आपका मिल जाएगा। अभी मूवी ऑन डिमांड सर्विस ऑन बोर्ड है, मूवी ऑन डिमांड सर्विस ऑन बोर्ड, तो क्या आपको देख रहा है, पीओएस फर्स्ट सच डिपार्चर सिंगापुर, मूवी ऑन डिमांड सर्विस। ओके, यानी आप कुछ भी सर्विस सप्लाई करते हो ऑन बोर्ड और कन्वेंस में, एयरक्राफ्ट वेसल ट्रेन और मोटर व्हीकल, इनमें जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, तो मूवी की ये सर्विस है ये आपने प्रोवाइड की कहां से, दुबई से यूएसए तक, तो इसका जो था पीओएस वो क्या माना जाएगा, तो फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, यानी डिपार्चर फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, यानी स्टार्टिंग से, यानी जहां से भी प्लेन आपका स्टार्ट हुआ, जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, तो वो स्टार्ट कहां से हुई, सिंगापुर से, तो सिंगापुर का आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा।
फिर हम बात करते हैं 12 11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में सर्विस हम देखें और साथ में साथ हम प्लेस ऑफ सप्लाई देखते जाएंगे कि कौन से केस में क्या पीओएस लगता है या फिर आता है। ओके चलो, तो ये सर्विस आपको दी गई है और ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर्विस प्रोवाइड की है यूजिंग फिक्स लाइन केबल डिश एंटेना और द लीज्ड सर्किट्स। ओके, टेलीकम्युनिकेशन में हमने सर्विस ली है, सर्विस प्रोवाइडेड यूजिंग फिक्स लाइन केबल डिश अटैचमेंट या तो फिर लीज्ड सर्किट हमने परचेस किया है। ओके, सर्विस ली है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो लोकेशन वर द इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड फॉर द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस। क्लियर, यानी जहां पर भी इंस्टॉल्ड हो रहा है ओके वो सर्विस, तो उस सर्विस का जो भी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल हो रहा है फॉर रिसिप्ट ऑफ द सर्विस, उस लोकेशन को आप पीओएस मान लोगे। पोस्टपेड कनेक्शन, अपने को आपको पता ही होगा पोस्टपेड और प्रीपेड कनेक्शन, तो उसके में केस में क्या होगा? तो पोस्टपेड कनेक्शन होता है तो वहां पर आपका एड्रेस ऑफ द एसआर यानी सर्विस रिसिपिएंट अवेलेबल होता है, तो यस देन वो ले लीजिए। नहीं है तो जो भी लोकेशन है सप्लाई प्रोवाइडर का, यानी जहां से आपने पोस्टपेड कनेक्शन लिया है तो उसके सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन आप ले सकते हैं। नहीं है तो थर्ड प्रीपेड कनेक्शन। प्रीपेड कनेक्शन थ्रू एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन से है, यानी थ्रू एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपने प्रीपेड कनेक्शन करवाया तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ एजेंट या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। लोकेशन ऑफ एजेंट यानी जो भी लोकेशन एजेंट के या डिस्ट्रीब्यूटर से आपने यानी जो सर्विस ली है तो वो आपका पीओएस हो जाएगा। इफ आपने ऑनलाइन मोड से लिया है तो आपका जो भी लोकेशन है आपका, यानी आपने लिया है तो सर्विस रिसिपिएंट आप ही हुए तो आपका ही आएगा, तो ऑनलाइन मोड से है तो लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट। अदर केस में हम क्या करेंगे? तो जो का पीओएस है तो उसमें एड्रेस अवेलेबल हो एसआर का वो लेंगे, वो अदरवाइज नहीं है तो प्रोवाइडर यानी सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसका आप ले सकते हैं। चलो सेक्शन 12 क्या बोल रहा है? बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक ब्रोकिंग। बैंकिंग, फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस आप लेते हो तब आपका पीओएस क्या होता है आपके लिए या फिर प्रोवाइडर के, जो भी लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एसआर जो है सर्विस रिसिपिएंट एड्रेस करता है अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। सर्विस रिसिपिएंट एड्रेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड वो देखना है बैंक में, फाइनेंस और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस में। यस तो वो ले लीजिए, नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर लोकेशन ले लीजिए। सपोज करिए शुभम है दिल्ली में, शुभम कहां पर है? दिल्ली में है। उसने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाया, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाया कहां से? एसबीआई से। अभी क्या हुआ? सर्विस एसबीआई ने कितनी कौन सी दी है शुभम को? तो एटीएम फैसिलिटी दी, चेक फैसिलिटी दी, बैलेंस इंक्वायरी दी, सब दिया। और ये चार्जेस रिकवर्ड हो रहा है और उस पर जो जीएसटी लग रहा है, चार्जेस रिकवर्ड हो रहा है और उस पर भी जीएसटी क्या लग रहा है। ओके सो इस केस में जो भी सर्विस ली है शुभम ने किससे? एसबीआई से, यानी जो बैंकिंग है कंपनी है यानी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो भी आप बोलो बैंक है, तो उसका पीओएस क्या हो जाएगा? अकाउंट होल्डर लोकेशन यानी दिल्ली, यानी दिल्ली। बट जो अकाउंट होल्डर है बट अकाउंट होल्डर नहीं है और वो सर्विस ले रहा है बैंक से, ओके यानी एड्रेस नॉट अवेलेबल विद बैंक, तो पीओएस क्या हो जाएगा? सर्विस प्रोवाइडर लोकेशन यानी बैंक का जो भी लोकेशन होगा वो मिल जाएगा, अकाउंट होल्डर नहीं है तो। अभी हो सकता है ना ऐसा पॉसिबल क्या जी मैं शायद मैं सपोज करो कि मैं हूँ एसबीआई में मेरा अकाउंट है बट मैं सर्विस लेने जा रहा हूँ आईसीआईसी में, यानी उसमें मेरा एसबीआई का कार्ड लेके मैं सर्विस प्रोवाइड एटीएम का मैं फैसिलिटी यूज कर रहा हूँ आईसीआईसी की। ओके तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे उस टाइम पे आईसीआईसी के पास मेरा अकाउंट होल्डर मैं नहीं हूँ, नॉन अकाउंट होल्डर हूँ, यानी मेरा एड्रेस भी उनके पास नहीं होगा उन लोगों के पास। तो मैंने जहाँ से सर्विस टेक की है यानी आईसीआईसी टेक मैंने जहाँ से सर्विस की है तो उसका जो भी लोकेशन होगा तो वो आपका सर्विस प्रोवाइडर या कोई लोकेशन होगा तो वो पीओएस बन जाएगा, सिंपल। चलो 12 13 इंश्योरेंस सर्विस। सर्विस इंश्योरेंस सर्विस ले रहे हो तब इंश्योरेंस सर्विस के केस में क्या होगा? पीओएस। तो देखते हैं सर्विस रिसिपिएंट है रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी, क्लियर? यस तो एसआर का लोकेशन, नो तो जो भी एड्रेस ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट का रिकॉर्ड में है तो लेंगे, अदरवाइज फिर सर्विस प्रोवाइड करता ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 14 एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू सीजीएसटी एसजीएसटी लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा। एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू सीजी एसजीयूटी लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा, यानी हम सर्विस प्रोवाइड किसको कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो उस केस में पीओएस आपका इट्स सच स्टेट वेयर द एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड, क्लियर? चलो सेक्शन 12 पीओएस एसपी और एस बोथ इन इंडिया में था, इस केस में हमने देखा। अभी देखते हैं सेक्शन 12 पीओएस प्लेस ऑफ सप्लाई आइदर एसपी और एसआर आउटसाइड इंडिया। मैंने बोला था एसपी इंडिया में है, एसआर बाहर है, या तो फिर इस केस में क्या होगा? एसपी जो है वो इंडिया में है और एसआर जो है वो आउटसाइड है। बट इसका
वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्लियर, इसका भी वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, वाइस वर्सा हो सकता है। क्लियर, तभी कहते हैं तो देख लेते हैं 12 जनरल रूल। अप्लाई तब होगा जब 13 से 12 तक नॉट अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा लोकेशन अवेलेबल है तो वो ले लेंगे, नहीं अवेलेबल तो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके चलो, सेक्शन 12(3) सर्विस इन्वॉल्व द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या पे हुआ है वो देखना है। फर्स्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये सर्विस आपको दिया है परफॉर्मेंस बेस्ड और ये है प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल फॉर सर्विस, तो जो भी लोकेशन है वेयर द सर्विस परफॉर्म हुई है वो ले लेंगे। सर्विस परफॉर्म फ्रॉम द रिमोट लोकेशन इन द रिलेशन टू गुड्स, यानी रिमोट बेसिस पे हुआ है तो लोकेशन वेयर द गुड्स सिचुएटेड, जहां पर भी आपका गुड्स है उसका लोकेशन हम ले लेंगे। फिर बोल रहा है गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं जॉब वर्क और रिपेयर एक्सट्रैक्टर के लिए, तो लोकेशन जो भी रिसिपिएंट का है, इफ नॉट पुट टू यूज इन इंडिया, इफ नॉट पुट टू यूज इन इंडिया, तब आपको रिसिपिएंट का एड्रेस ले सकते हैं। अदरवाइज इफ यूज इन इंडिया देन अप्लाई 1 पॉइंट। ओके, जो भी ये परफॉर्म हो रहा है वो ले लेंगे। रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट, रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट, तो लोकेशन ऑफ सर्विस परफॉर्म जहाँ पे हुई है वो। अबव सर्विस परफॉर्म्ड आर नॉट मोर देन 1 लोकेशन आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इन द टैक्सेबल टेरिटरी, पीओएस वर्ल्ड कंसिडरेबल टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, पूरा माना जाएगा पीओएस। Second, service related to immovable property 13(4), तो location of the immovable property, however, if related to greater than, यानी 1 से ज़्यादा location out of the which at least 1 is taxable territory होनी चाहिए। Full supply in the taxable territory, तब हम POS क्या कर देंगे, full supply in the taxable territory कर देंगे, तब माना जाएगा ऐसा। If the property relate to more than 1 state or UT, the apportion between the state or UT determined in the section 12। Clear? चलो। Service by way of the admission to organization in event, the place where the event actually held, however related to 1 more than out of which at least 1 in taxable territory, full supply is the in taxable territory मान लेंगे। जो भी टैक्सेबल टेरिटरी दिए है, यानी 1 से बहुत सारी स्टेट में ऐसा हो रहा है कि इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो उसमें से एक जो टैक्सेबल टेरिटरी हो तो उसमें हम फुल पूरा मान लेंगे कि वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फिर 38, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंटरमीडिएटरी, हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट। देखो इसमें है हायरिंग और ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रक और वो सब आता है, बट एक्सक्लूडिंग क्या, एयरक्राफ्ट और वेसल अप टू 1 मंथ, अप टू 1 मंथ। हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्सक्लूडिंग करते हैं एयरक्राफ्ट वेसल अप टू 1 मंथ। 1 मंथ के लिए हमने जो एयरक्राफ्ट और वेसल लिया है तो उसको एक्सक्लूड किया गया है यहाँ से। ओके, बट ग्रेटर देन 1 मंथ होता तो इंक्लूड होता। क्लियर? चलो, तो उसमें बैंकिंग और उसमें देखना है कि 2 अकाउंट होल्डर है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, और इस केस में भी आपको लोकेशन ऑफ द सप्लायर देखना है। अभी इंटरमीडिएट सर्विस कौन कौन सी है तो वो हम देख लेंगे कि इंटरमीडिएट सर्विस कौन कौन सी होती है। तो meaning of 3 parties to different supply, intermediate service provider have the character of agent owner, intermediator does not, the intermediate service does not supply good service security on his own और subcontract is not intermediate service। ओके, तो ये सब आपको चीज का कंडीशन है। फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हम देखते हैं गुड्स अदर देन मेल और कुरियर है तो डेस्टिनेशन जहां पर है वो देख लेंगे। पैसेंजर के केस में देखेंगे जहां पर से एम्बार्क हो रहा है, यानी जहां पर से भी पैसेंजर बैठते हैं उस प्लेस में हम क्या ले लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस टू प्रोवाइड ऑन बोर्ड, जो भी सर्विस आपको ऑन बोर्ड होने के बाद या फिर पहले देते हैं तो आपका डिपार्चर यानी फर्स्ट डिपार्चर जो आपका था, ओके, तो वो हम ले लेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट हमारा है आज का ऑर्डर सर्विस। ऑर्डर सर्विस यानी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विस। ओके, तो उस केस में क्या होता है, तो लोकेशन ऑफ जो भी रिसिपिएंट होता है वो आता है। इफ एनी 2 कंडीशन आउट ऑफ बिलो कंडीशन मेट देन लोकेशन शैल बी डीम्ड टू बी इंडिया। इसमें से कुछ भी 2 कंडीशन, कितनी 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये लोकेशन शैल बी डीम्ड टू बी माना जाएगा कि इंडिया से हो रहा है। क्या, एड्रेस गिवन बाय रिसिपिएंट इन इंडिया, पेमेंट सेटल थ्रू इंडिया कार्ड्स, इंडिया बिलिंग एड्रेस, इंडिया आईपी एड्रेस से हो रहा है। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल, पेमेंट फ्रॉम द इंडिया बैंक अकाउंट, कंट्री कोड सिलेक्ट इन इंडिया और सर्विस रिसीव्ड थ्रू इंडिया फिक्स्ड लैंडलाइन। तो यहाँ पर ये कोई कंडीशन दी गई, उसमें से 2 कंडीशन भी आपका इफ फुलफिल होती है तो हम मान लेंगे कि ये जो भी लोकेशन है वो इंडिया से ही है, तो इंडिया से भी आपका पीओएस माना जाएगा। तो इसमें से सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस ले लेंगे। ओके, चलो, तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, यहाँ पर आपका पूरा
1 घंटे में ही आपका पूरा चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया है प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी ये जो पूरा मैंने दिया है, ओके, ये जो पूरा दिया है तो उसको आपको एक बार पढ़ लेना है और डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आपको आती है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बात की थी मैंने, ओके, ये 12 के बारे में बात की, जो सर्विस के बारे में, सर्विस का पूरा एक चार्ट है, तो इसको भी आप रेफर कर लीजिएगा एक बार। जो कुछ नहीं आया है मेरे नोट्स में तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। आई थिंक तो सभी चीज आ गई है, सभी चीज मैंने कवर करवा दी है, सो कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि आपको कुछ छूटेगी, ओके। तो आप देख सकते हैं, तो ये सर्किट और वो सब मैंने करवा दिया है, ओके। फिर ये सेक्शन 12 की हम बात करेंगे, तो 12 का हो गया जो लोकेशन सप्लायर और उसका आउटसाइड इंडिया में होता है इधर सप्लाई रिसिपिएंट और द सप्लाई प्रोवाइडर, ओके। सो ये सब मैंने पूरा करवा दिया है, ओके। सो ये सभी सर्विस है, ओके। बाद में ये कौन सा है, प्लेस ऑफ नोटिफाइड सेक्शन 33, ओके। तो ये सब हो चुका है और ये क्वेश्चन आपको 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, बाय सेल्फ करने हैं, मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, ओके। तो ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ओके। देखो बहुत इजी टॉपिक मैंने रखे। मिस्टर ए नासिक है, महाराष्ट्र सेल 10 रेफ्रिजरेटर टू मिस्टर बी, पुणे में है, नासिक और पुणे महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी एट मिस्टर बी, महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, देन रेफ्रिजरेटर मिस्टर बी ऑफ पुणे महाराष्ट्र में है फॉर डिलीवरिंग मिस्टर बी, प्लेस ऑफ बिजनेस इन पुणे, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स और नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। देखो जो भी हुआ है तो वो कहाँ पे होगा, रिसिपिएंट का एड्रेस है तो यस, तो रिसिपिएंट के जो है सर्विस रिसिपिएंट तो पुणे में, तो वो पुणे में आ जाएगा, क्लियर। तो ये सब आपको देख लेना है, ओके। तो ये सब मैंने पूरे 11 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे 11 क्वेश्चन तक मैंने पूरा दिया है, ओके। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा एंड होता है, ओके। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। सो आपको ये सभी चीज आपको देख लेनी है, यहाँ पर आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ओके। और दूसरी फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी वीडियो नहीं देखा तो मैंने आगे आपको बताया, आई बटन पर मैंने पोस्ट कर दिया है, तो वहां से आप पहले टाइम ऑफ सप्लाई भी देख सकते हैं, बाद में आप प्लेस ऑफ सप्लाई भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ अभी जो आपका जीएसटी की बात कर रहा हूँ, आपका एक मैंने एमसीक्यू सीरीज मैंने एक लॉन्च किया है, यानी उसमें मैं पूरा आपका जो न्यूली अपडेटेड जो आईसीएमआई ने अभी निकाला है तो वो उसकी सीरीज में बना रहा हूँ, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ओके। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरी हो आपको तो प्लीज कमेंट में आप मुझे बता देना, मैं उसका जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ओके।